साथियों नमस्कार। साथियों, आज की हमारी ये कक्षा यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करें इस विषय पर आधारित है। साथियों, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि यूजीसी नेट क्या है और यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। अगर अभी तक आप वीडियो न देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करें। प्रथम प्रश्न पत्र साथियों, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो जितने भी 8 सेक्शन के विषय हैं वहां पर ये प्रश्न पत्र कॉमन होता है, मतलब कि सभी को यह प्रश्न पत्र देना होता है और सभी का सिलेबस लगभग सभी का सिलेबस जो होता है वो एक समान होता है, उसमें अंतर नहीं होता है। और इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर हमको 10 यूनिट देखने को मिलते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सिलेबस या कोई भी जो टॉपिक होता है वो इसलिए डाला जाता है कि जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उस परीक्षा से संबंधित जो भी आपकी ज्ञान की अपेक्षाएं हैं वो सारी पूरी हो सके। उसी को मद्देनजर रखते हुए कि आप उच्च शिक्षा में एक टीचर बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो भी योग्यताएं हैं वो या जो भी जानकारियां जो भी ज्ञान है उसकी एक सामान्य समझ आप में विकसित होनी चाहिए। आपको उस ज्ञान को आना चाहिए, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होते हैं उनमें ये फर्स्ट पेपर को रखा गया है ताकि आप अपने विषय के साथ साथ अन्य जो और भी चीज़ें उस पद के लिए प्रासंगिक हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप अपने आप को तैयार किए रहें। तो उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर 10 अलग अलग प्रकार के यूनिट्स को डाला गया है और वह जो यूजीसी है वो आपसे ये आशा करती है कि इसमें आप अपने आप को कहीं ना कहीं फिट बैठा सकें, जिससे आपको जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो वहाँ जो आपकी अपेक्षाएं हैं इन सब को लेकर कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए वो आपकी पूरी हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रथम प्रश्न पत्र डिजाइन किया गया है। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज़ें पता रहें कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने रखूं, जो पहला हमारा यूनिट है उसका नाम है शिक्षण अभियोग्यता। क्या है? शिक्षण अभियोग्यता। ठीक है, ये आपके पहले यूनिट का नाम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या बनने जा रहे हैं? टीचर बनने जा रहे हैं। और टीचर बनने की जो एक सामान्य समझ होती है वो हम इसको पढ़कर जान पाते हैं, सीख पाते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो इसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर वो स्किल एक जानकारी के रूप में विकसित हो पाती है। इसी तरीके से है शोध अभियोग्यता। शोध अभियोग्यता क्या होता है कि शोध एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम कोई भी जानकारी हमारे सामने अभी तक उपस्थित ना हो पाई हो या जिससे हम अनभिज्ञ हो, शोध के माध्यम से उस जानकारी तक या उस रहस्य तक हम पहुंचने का काम करते हैं जो अभी तक प्रकाश में ना आई हो। मतलब कि हम कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करते हैं जो हमारे इस शिक्षा क्षेत्र के लिए, शिक्षा जगत के लिए महत्वपूर्ण हो। तो इसीलिए डाला गया है शोध अभियोग्यता। तीसरा है बोध अभिगम्यता। बोध अभिगम्यता, इसमें क्या होता है कि कुछ पैराग्राफ दिए होते हैं और उन पैराग्राफ को हमको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। अब देखिए, इसमें पैराग्राफ में क्या आप तो कहेंगे कि वही तो पढ़कर नीचे उतार देना है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम क्विक तरीके से कोई बात पढ़ते हैं और कितनी क्विक तरीके से हम उसका जवाब दे पाते हैं। यही आपको इस टॉपिक के माध्यम से आपके अंदर विकसित करने का काम करता है कि हम चीज़ों को पढ़ते हैं, उसको जल्दी से समझ के उसका सही तरीके से आंसर दे पाने में सक्षम हो पाते हैं। चौथा है आपका संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए आप कम्युनिकेशन को देखे होंगे कि
हम जब कभी भाषण सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाषण स्पीच बहुत अच्छी लगती है जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और उसको छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा वो ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सही से अपनी बात नहीं कह पा रहा है तो हम उसकी बात को सुनने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो ये सिखाता है कि अगर टीचर आप बनने जा रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल, एक अपनी बात को सामने वालों को पहुंचा पाने में आप कितने सफल हैं, कितने सक्षम हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल है तभी आप एक अच्छे अध्यापक बन पाएंगे। ठीक है। 5वां है गणितीय तर्क। ठीक है, ये कुछ तार्किक सवाल होते हैं। और 6वां है आपका तार्किक तर्क। तार्किक तर्क, ठीक है, ये रीजनिंग से संबंधित यूनिट्स है आपकी। 7वां है प्रदत्तों की व्याख्या। प्रदत्तों की व्याख्या मतलब कि कुछ डाटा दिए होते हैं गणितीय रूप में और उनको सांख्यिकीय रूप में और उनकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, उसका आंसर हमको देना होता है। ठीक। 8वां है आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है। और 9वां है विकास एवं पर्यावरण। और 10वां है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा। ठीक है, तो ये कुल 10 यूनिट्स हैं जिसको आपको बाकायदे पढ़ने हैं। अब ध्यान रखिए कि ये कहीं ना कहीं आपके विषय से थोड़ा हट जाते हैं और चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, पर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हमेशा काम आने वाले हैं। जैसे शिक्षण और अभियोग्यता, मतलब इसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर एक टीचिंग स्किल बेहतर होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये टॉपिक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरीके से आने वाले समय में शोध का महत्व बहुत ज़्यादा हमारे टीचिंग जो पीरियड होता है, लाइफ होता है, उसमें बड़ा होता है। तो शोध अभियोग्यता भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरीके से संचार की प्रक्रिया है, इसको भी जानना, संचार और ये आईसीटी, इसको भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये यूनिट्स जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है ताकि जो है इसकी बातों को देखिए, जब इसको आप पढ़िएगा तो इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेगा। अभी जो प्रश्न की जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है और प्रश्न ऐसे आते हैं कि पढ़ने के बाद लगता है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है वो हमको समझ में ही नहीं आता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये होती है कि हम
जो इसका मेन मोटिव होता है उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि शिक्षण अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका मेन मोटिव क्या है। जब उसके मेन मोटिव को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं, उसके जो अगला चरण होता है जो तो और थोड़ा सा हाई हो जाता है, जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं तब जाके हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसके हम मेन कॉन्सेप्ट को समझें, फिर अगले चरण में हम उसकी जो भी अन्य बारीकियां हैं उसको भी समझने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो कुछ जो 4-5 यूनिट्स हैं उसको आप एकदम बेहतर तरीके से उसकी समझ अपने में विकसित करिए और उसके उपरांत जो है उसको और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसको गहराई में जाकर सॉल्व करने का प्रयास करिए। और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ आप अपने एग्जाम की दृष्टि से, मतलब कि कम समय के लिए आप तैयारी करेंगे और इसमें जो है कम समय में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए गणितीय तथ्य, तार्किक तथ्य, पदार्थों की व्याख्या है, इसको जो है आप अपने हिसाब से इसको देखने का काम करिएगा। बाकी और भी जो चीज़ें हैं उसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तभी आप इसमें एक अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कम से कम इसमें हम 30 क्वेश्चन सही करने का काम करें। कुल इसमें 50 प्रश्न आते हैं और जो दो नंबर के होते हैं, मतलब कुल मिला के 50 प्रश्न और 100 नंबर होते हैं। और उसमें से हमको कम से कम अगर 30 प्रश्न करते हैं और 60 अंक प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं हम नेट जेआरएफ के लिए अपने आप को एलिजिबल बना पाते हैं, मतलब हम आसानी से जो है उस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाते हैं। बेहतर होगा कि आप 35 या 40 तक पहुंचने का प्रयास करें। तो इस टॉपिक को समझिए और पहले ये समझिए कि ये आपको पढ़ना क्यों पड़ रहा है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को अलग करिए और उसके बाद बाकायदे उसको एक एक करके उसको पढ़ने का काम करिए। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी जो है मैं इस फर्स्ट पेपर की तैयारी आपको करवाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और भी लोगों को इसको पहुंचाने का काम करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।